हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। आज हम समझने वाले हैं द टॉपिक ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स एंड द सब टॉपिक इनसाइड इट व्हिच आई एम गोइंग टू डील एज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड द इलास्टिक हिस्टेरेसिस। तो हमारे जो आज के लर्निंग गोल्स हैं वो आपके सामने मैंने रखे हैं। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं दैट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन द टुडेज सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्लासिफाई बिटवीन द डक्टाइल एंड द ब्रिटल मटेरियल्स। किसके बेसिस पे? उस बेसिस पे that is known as a stress strain curve. जिन लोगों ने stress strain curve का वीडियो नहीं देखा है, they can go back and watch the video for the stress strain curve and come back for this particular session. And then I'm going to discuss about elastomers and then about hysteresis, and lastly I'm going to discuss about the elastic energy density. So let's rock start the article. सबसे पहले हम बात करेंगे about the stress strain curve once again, जहाँ पर y axis पर हमने stress as a physical quantity प्लॉट करी है और स्ट्रेन को हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट करा है। एंड ओवर दिस कंप्लीट कर्व हमारे पास बहुत पॉइंट्स मिले, रेफरेंसेस मिले, जैसे कि ए पॉइंट मिला जहां तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, बी पॉइंट मिला जहां तक इलास्टिसिटी बरकरार है, फिर हमें डी पॉइंट मिला जो हमें बताता है दैट व्हाट इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल। तो डी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जितना स्ट्रेस है हम उस पर्टिकुलर स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे एज अ ब्रेकिंग स्ट्रेस, एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस एज अ टर्म बिकम्स अ कैरेक्टरिस्टिक टर्म फॉर अ गिवन मटेरियल। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टील की बात करेंगे तो उसके लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू फिक्स हो जाएगी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी कहलाएगी, एंड सिमिलरली फॉर द केस ऑफ द कॉपर इट विल बी अ डिफरेंट वैल्यू बट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉपर। उससे हमें पता चलेगा कि स्टील और कॉपर में कौन सा ज्यादा स्ट्रेंथेंड मटेरियल है। और जो कि लीनियर पार्ट ऑफ द कर्व है, दैट इज द रीजन ओ ए, उसकी स्लोप से हमें यंग्स मॉडुलस मिल जाएगा। सो द स्लोप ऑफ द ओ ए लाइन इट बेसिकली प्रोवाइड्स टू अस द यंग्स मॉडुलस। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से, इस पूरे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से हमें दो कैरेक्टरिस्टिक टर्म्स मिलते हैं। वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी द यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस हमें क्या बताता है? दैट द मटेरियल इज हाउ मच इलास्टिक। आपको अगर दो डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में कंपैरिजन करना है, फॉर एग्जांपल आपको कहीं इस तरीके से कंडीशन गिवन हो कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है and we have two materials to be distinguished on the basis of this curve regarding their elasticity. मतलब ये A मटेरियल है, ये B मटेरियल है, और हमसे पूछा जा रहा है दैट विच पर्टिकुलर मटेरियल इज मोर इलास्टिक। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि किसकी स्लोप ज़्यादा आ रही है। सो इट इज कंफर्टेबली सीन की जो B वाली लाइन है उसकी स्लोप ज़्यादा है। इसका मतलब इससे हमें इन्फरेंस मिलता है दैट द यंग्स मॉडुलस ऑफ द B इज मोर देन द यंग्स मॉडुलस ऑफ द A, क्योंकि स्लोप से यंग्स मॉडुलस मिल रहा है अंडर इलास्टिक लिमिट्स एज पर द हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, and therefore we can mention that a material B is more elastic than material A. So that's so conveniently understood through this particular behavior. On a similar note, suppose हमें इस तरीके से कर्व मिला होता कि हमारे पास में दो और मटेरियल्स होते, like this would have been a one material and this would have been another material given to us like this. So यहाँ से भी क्लियर हो जाता कि ये जो अगर ये M मटेरियल है, ये N मटेरियल है, सो N वाला जो मटेरियल है उसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग हायर इन कंपैरिजन विद द breaking stress for the material M. So the material N is supposed to be more strengthened material, मतलब उसकी जो breaking stress की वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा strength material है in comparison to the material M. So this is what we infer from the stress strain curve. Now this is also used to classify the different quality of materials. For example, I am here to classify between a brittle and a ductile material. Now, ductile materials is something which can be drawn into long wires. So we can have a copper as a material over there, and which can exhibit a lot of stretching, I think so.
और अगर हम ब्रिटल मटेरियल की बात करते हैं तो ऐसा जो कि टूट जाता है, जैसे ग्लास को अगर हम गिरा दें, सो इट कैन ब्रेक बाय हिटिंग द ग्राउंड। सब इन दोनों मटेरियल के बिहेवियर को हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे प्लॉट करके स्टडी करा, सो इट इज इन द फ्रंट ऑफ यू। अब यहां से हम यहां पे क्या समझ सकते हैं, कंपैरिजन से क्या समझ सकते हैं? सो लेट्स अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट हाउ डज अ डक्टाइल मटेरियल कर्व बेसिकली बिहेव्स। So ductile material curve basically shows that the linear region is lesser and the plasticity comes into play. So this is kind of a plasticity, मतलब एक्चुअली सोचो ना कि क्या हो रहा है कि हम उसको खींच रहे हैं। अब अगर हम उसको खींचे और छोड़े तो वापस आ जाए, तो इसका मतलब इट कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायर्स। इसका मतलब एक्चुअली यू रिक्वायर व्हाट? डिफॉर्मेशन। तो आपको परमानेंट डिफॉर्मेशन चाहिए। So in the case of the ductile material, we can mention that we have an extended plastic region. और ब्रेक तो नहीं करना चाहिए, मतलब ब्रेकिंग पॉइंट तो काफी दूर होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट अ डक्टाइल मटेरियल इज। एंड इन द कॉन्ट्रास्ट अगर हम ब्रिटल मटेरियल की बात करें, तो ब्रिटल मटेरियल मतलब अगर हम ग्लास को अपने हाथों से दबाएं तो ऐसा नहीं है कि वो टूट जाएगा इमीडिएटली। इसका मतलब तब तक वो थोड़ी रिजिडिटी शो करेगा, और हाईली रिजिड हाईली इलास्टिक होते हैं, तो यू कैन सी द स्लोप ऑफ द कर्व इज हायर फॉर द ब्रिटल। So it is showing a higher elasticity. So it is having a higher elasticity as you can see. मतलब वो डिफॉर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर झटके से ब्रेक हो जाता है, तो स्मॉलर प्लास्टिक रीजन। सो इट हैज अ वेरी स्मॉल प्लास्टिक रीजन। तो यहां से आपने कंपैरिजन कर लिया है दोनों मटेरियल्स के बीच में। एंड वन मोर थिंग कि जो ब्रिटल मटेरियल है उसके लिए जो ब्रेकिंग पॉइंट है, ब्रेकिंग स्ट्रेस है, वो थोड़ा नज़दीक है, मतलब जहां पर इलास्टिसिटी खत्म होती है और वहां पर ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है, वहां पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो यू कैन एक्चुअली क्लासिफाई बिटवीन द डिफरेंट क्वालिटी ऑफ द मटीरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। एक और ऐसे इंटरेस्टिंग मटेरियल की बात करते हैं विच इज नोन एज एन इलास्टोमर। इट्स अ काइंड ऑफ अ क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। व्हाट इज सो गुड अबाउट द इलास्टोमर्स? इलास्टोमर्स में हम प्लास्टिक रीजन की बात ही नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। सो हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी इज नॉट वैलिड। एज यू कैन सी कोई भी लीनियर पार्ट तो है नहीं ग्राफ में, इज नॉट वैलिड, बट देयर इज सपोज टू बी इलास्टिक रीजन। सो इलास्टिक रीजन फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है, और प्लास्टिक रीजन की बात ही नहीं हो रही है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब हम बात कर रहे थे डक्टाइल मटेरियल्स में तो प्लास्टिक रीजन की बात कर रहे थे, यहाँ तो कोई प्लास्टिक रीजन है ही नहीं। सो देर इज नो प्लास्टिक रीजन एंड देर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन। इसका मतलब इसमें कोई डिफॉर्मेशन हो ही नहीं रही है, तो प्लास्टिक रीजन का मतलब तो वही था। सो इसका मतलब आपको ऐसा लगेगा कि डिफॉर्मेशन जैसा कर्व हो रहा है, लेकिन होगा नहीं। जब आप उस मटेरियल को अनलोड करेंगे थ्रू द सेल्स apparatus, you will find that it is going to come back to its natural length। तो ऐसे मटेरियल्स हैं जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, which means जो एडवांटेज है इसकी, that large strain can be produced, right? So we have understood what are elastomers. Now let's talk about deformation। अब जब हम डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, परमानेंट सेट की बात कर रहे हैं, मतलब प्लास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, तो व्हाट डू वी डू इन द सेल्स apparatus? सबसे पहले हम क्या करते हैं, वायर को लोड करते हैं। सो एज वी लोड द वायर, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके अंदर एक्सटेंशन आनी शुरू हो जाएगी, और एक स्टेज आएगा जब वो अपनी इलास्टिसिटी खो बैठेगा और प्लास्टिक रीजन में एंटर करेगा। सो दिस पर्टिकुलर कर्व इज डिफाइंड एज अ लोडिंग कर्व। जब तक आप लोड कर रहे हैं वायर को, वेट इंक्रीज कर रहे हैं, सस्पेंडेड लोड इंक्रीज कर रहे हैं, एंड देन वी स्टार्ट डिक्रीजिंग द लोड, मतलब हम अनलोडिंग शुरू करते हैं। What we are able to see that the curve which is of unloading curve is not in step with the loading curve, मतलब बिल्कुल उसको रिट्रेस नहीं कर रहा है। सो देयर इज नो रिट्रेसिंग ओवर देयर, इनफैक्ट हमें थोड़ी लैगिंग लग रही है। दिस लैगिंग ऑफ द अनलोडिंग कर्व with respect to
the loading curve is termed as hysteresis, and over here we are talking about elastic hysteresis. When we talk about the same article in the magnetism, तो वहां पर magnetic hysteresis बोलते हैं, तो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी था that we are talking about the elastic hysteresis. And this portion over here, of course, we understand that this is the onset of the permanent set. And if the loading is more, मतलब आपने ज़्यादा stress apply करा हुआ है, so that permanent set is going to further increase. That's hysteresis. Now, hysteresis is a good way of actually testing a particular material. And now, when we talk about such a particular behavior, so we're talking about a hysteresis loop. Hysteresis loop का मतलब होता है that is a continuous loading and unloading of the wire. इसको हम persistently बार बार कर रहे हैं. So उससे क्या होगा that we are able to generate this kind of a loop. So this is mentioned as a hysteresis loop. अब hysteresis loop से हमें फायदा क्या है? That area under, that is area enclosed बोलना है. So area enclosed in the hysteresis loop is equal to the energy absorbed in this process. तो देखो कोई भी काम करोगे, वर्क करोगे ना, उसको लोड करोगे, अनलोड करोगे, so that means there is an expense of the energy because you are performing the work. So that's energy absorbed by that particular material per unit cycle, right? And per unit volume. Right, so you can take a unit volume of the sample और उस particular sample पे आपके पास कोई भी material है जिसको आपकी testing करनी है, तो आप उस material का एक unit volume use कर लें और फिर उस पर अनलोडिंग एंड लोडिंग करें, लोडिंग एंड अनलोडिंग करें, रिपीटेडली करें, मतलब बार बार करें, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. सो आप एक बार इस हिस्टेरेसिस कर्व को बना लें, हिस्टेरेसिस लूप को बना लें और उसका एरिया निकाल लें. सो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे मिलेगी? जो ये एरिया आपने निकाला है मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल. आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपने जो वैल्यू निकाली है दैट इज फॉर द यूनिट वैल्यू ऑफ द सैंपल, यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सैंपल. तो जितना भी गिवन वॉल्यूम होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जितनी बार आप इसको प्रोसेस को करेंगे उतनी ज़्यादा वर्क एक्सपेंड होगा. So multiplied by the frequency. So this is how we calculate the total energy absorbed during this whole process. So that energy expended or the energy absorbed in the process, that is equal to that area multiplied by the frequency multiplied by the volume. So that's the hysteresis for us. Now let's talk about the equivalence of a string and a spring. देखो दोनों ही इलास्टिक मटेरियल लगते हैं. आप स्टील से ही हो सके तो स्प्रिंग बना लो और स्टील से ही रोप बना लो. अगर ऐसा कर लेते हैं आप कि स्टील से स्प्रिंग और स्टील से आपने रोप बनाई, सो इसका मतलब दोनों का यंग्स मॉडुलस आपका सेम हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि यंग्स मॉडुलस बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल. तो दोनों में आपने स्टील यूज करा है, दोनों को वर्टिकली सस्पेंड कर दें और इतना थोड़ा ध्यान रखें कि दोनों की लेंथ सेम बनाए. सो इसकी भी जो लेंथ है वो एल है और ये जो स्ट्रिंग है, रोप है, उसकी भी लेंथ को हम एल रख लेते हैं. करेक्ट. अब एक और चीज का ध्यान रखें कि ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी दोनों का सेम रहे. अरे वाह, मतलब जो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है इसका भी ए है और इसका भी ए है. मजा आ गया. नाउ व्हाट डू वी डू? अब हमने क्या करा, नीचे यहाँ पे कुछ लोड अप्लाई कर लेते हैं. सो अप्लाई द हुक एंड स्टार्ट प्लेसिंग द लोड ओवर देयर. और सेम यहाँ पे कर लो, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे लोड अप्लाई कर लो. सो व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, so as we apply the load over here, we are going to observe that there is going to be an extension produced in the spring. And similarly, you will observe there is some extension produced in this string. तो आप अगेंस्ट द स्केल जितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है उसको नाप लो और उस एक्सटेंशन को हम यहाँ पे डेल्टा एल और यहाँ पर भी डेल्टा एल रख लेते हैं. डू यू थिंक कि ये डेल्टा एल की वैल्यू सेम आएगी? Let's check this out.
हमने जितना लोड यहाँ पे लगाया है उसको सेम रख लेते हैं, मतलब mg और mg लगा लेते हैं। एंड नाउ देन चेक अप द आइडिया। तो है पहले चेक करते हैं फॉर द केस ऑफ व्हाट, द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के लिए चेक करें तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है एज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। करेक्ट? सो विच मीन्स दैट इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो यहाँ पे जो डेल्टा एल की वैल्यू है दैट्स इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। यहाँ पे एफ को हमने एम जी रखा हुआ है, जितनी फोर्स लगाई है उतनी ही टेंशन डेवलप होगी। तो नीचे जितना लोड लगाया एम जी उतनी ही दोनों में टेंशन डेवलप होगी। तो दैट्स एम जी इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। एंड इफ यू लुक एट केयरफुल ऑब्जर्वेशन, सो दोनों पे हमने जो एक्सटर्नल वेट लगाया है वो सेम लगाया है। दोनों की वायर की लेंथ हमने सेम रखी थी, स्प्रिंग की लेंथ और वायर की लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ सेम रखी थी। एरिया क्रॉस सेक्शन सेम रखा, मटेरियल सेम रखा, इसका मतलब डेल्टा एल सेम आएगा। बट देन इन द केस ऑफ द स्प्रिंग we use a term very common and that is supposed to be the spring constant. तो इसी एक्सप्रेशन से अगर मैं लिखना चाहूं सो आई कैन राइट एफ इज इक्वल टू वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल। ये मैंने स्ट्रिंग के लिए लिखा है। और अगर मैं इक्विवेलेंट बिहेवियर स्प्रिंग के लिए लिखूं so I can write that F is supposed to be equal to spring constant into extension. और अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंसी चेक करता हूं so what I am able to find that I've got the formulation for the spring constant, and the spring constant can be written as equal to YA upon L. That's the expression for the spring constant, which means if I have a spring and I cut this into two halves, so that means I will make it L by 2 the length, so the K value is going to get doubled. So short springs will become more elastic because the spring constant is going to increase. The spring constant is basically also dependent upon the three terms over here. There's a Young's modulus, which depends upon the nature of the material which is used for making the spring, the area of the cross section of it, and the length of it. So if you want that the spring constant is supposed to be higher, so what we must do, हमें क्या करना चाहिए? तो हमें एक तो स्टील की स्प्रिंग यूज करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर यंग्स मॉडुलस हाई होता है, एरिया उसका बड़ा होना चाहिए। सो ब्रॉडर स्प्रिंग्स होनी चाहिए जैसे आपकी स्प्रिंग मैट्रेसेस में होती हैं या शॉक एब्जॉर्बर्स ऑफ द व्हीकल्स में होती है। और शॉर्ट स्प्रिंग्स होनी चाहिए, लेंथ कम होनी चाहिए, सच दैट इलास्टिक कोएफिशिएंट इज हायर। चलो अपने को एक एक्सप्रेशन मिल गया है फॉर द के एंड इट इज गोइंग टू हेल्प अस। नाउ हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस, लेट्स अंडरस्टैंड। सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस आर्टिकल ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पर मैं इसको एक एनालॉगस तरीके से आपको समझा लेता हूँ। अब एनालॉगस तरीके से समझाने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक स्प्रिंग होती और मैंने उस स्प्रिंग में लोड लगा के एक्सटेंशन प्रोड्यूस करी होती, क्योंकि मैंने नीचे लोड लगाया होता और उससे एक्सटेंशन प्रोड्यूस करी होती यहाँ पे, करेक्ट है ना? तो उस एक्सटेंशन को मैंने डेल्टा एल लिखा होता और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको के लिखा होता और मुझसे पूछा जाता है व्हाट इज सपोज टू बी द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, सो आई कुड हैव रिटन सो इजीली दैट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट करूंगा will be simply equal to half into k into delta L square. अगर मुझसे उससे डेरिवेशन पूछी जाती तो बहुत ही आसान होती, that I could have used that f is supposed to be minus of du upon dx. So du को लिख सकते हैं as equal to minus of f into dx. फोर्स कितनी हो जाएगी, that is equal to minus of kx and into dx. और अगर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड मिल जाएगी फ्रॉम 0 to x, which is equal to k into x square by 2. So यहाँ पे x को मैंने क्या लिखा है, that's the extension. So the potential energy stored becomes simply as equal to half k delta L square. अब मजे की बात यह है कि अगर मान लेते हैं कि भाई मेरे पास ना स्प्रिंग नहीं है और मेरे पास एक स्ट्रिंग है, so if I have a string over here of the same length, assuming कि जितनी लेंथ थी उतनी, अच्छा सेम यंग्स मॉडुलस से बनी है, मतलब सेम मटेरियल से बनी है, सेम एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, and if I'm applying the same load over here, so it is going to extend by the same amount. तो भाई स्ट्रेच तो इसमें भी आ रहा है बिकॉज ऑफ द अप्लाइड लोड और वो डेल्टा एल के बराबर है, एंड बिकॉज ऑफ इट आई कैन मेंशन कि इसमें भी एनर्जी स्टोर्ड होगी।
And so what is the amount of the elastic potential energy stored in this particular wire? I can actually use the analogous behavior, और यहाँ पे expression को लिख सकता हूँ that potential energy stored in this particular wire will be equal to half into K. तो K का analogous मैं तैयार कर चुका हूँ पिछले स्लाइड में, which is Y into A upon L and into delta L whole square. So that becomes my expression for the potential energy which is stored in this wire, elastic potential energy. Excellent. So now I'm going to talk about the energy density. When I'm talking about the energy density, once again I'm talking about that suppose I am having this particular wire और इस वायर में लोड लगाने की वजह से जो एक्सटेंशन हमने प्रोड्यूस करी है और जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस करी है बिकॉज ऑफ विच देयर इज गोइंग टू बी द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस वायर और उसका एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट करा दैट द पोटेंशियल एनर्जी वाज इक्वल टू हाफ के की जगह वाई ए बाई एल and into delta L whole square. Now, if I take a small portion of this particular wire, let's say this part of this particular wire, और मैं इसके अंदर चेक करना चाहता हूं कि भाई कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो इसका वॉल्यूम कितना है, dV है. So I can create a term which is energy density, which is nothing but the energy stored per unit volume. So if I take the complete wire, तो complete wire की लेंथ कितनी है, L है, और कंप्लीट वायर का एरिया कितना है, A के बराबर है. So if I'm writing that term as energy density, जिसको मैं small u से denote करूंगा, so that small u is supposed to be equal to potential energy stored per the unit volume. So that's equal to half into y a upon L into delta L whole square. और वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, so that is going to be a into L. तो यहां से ये a कैंसल आउट हो जाएगा and I can write this expression as half into y into delta L upon L and into delta L upon L. So that looks something easy. What is easier in this? कि ये जो टर्म है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं half into delta L upon L is going to be the strain and strain multiplied by the Young's modulus is going to be the stress, which means I've got a simple formulation for the energy density that is simply as equal to half into stress into strain. That's expression for the energy density. Now, energy density, in fact, is nothing but the energy stored per unit volume. So, be careful with the small u and the capital U. अब मैंने क्या लिखा है, capital U upon V. That is same as the energy density, energy stored per unit volume. So, that's equal to half into stress into strain. Now, if I'm eager to find out a value for the U, so that becomes half into stress into strain and into volume. Now, you can use this particular expression as many particular mechanism, many particular mannerism. For example, you can use this expression as equal to half into stress into stress upon y, because Young's modulus is equal to stress upon strain. So anytime I can use the strain as equal to stress upon y, तो मैंने strain की जगह stress upon y लिख लिया है. And so I can use this expression as half into stress square upon y into volume as my expression. Or rather, I can also make it much more simpler. How come? So if I'm writing this once again, that is half into stress. So how do I write stress? Simple, बिल्कुल simple stress कैसे लिखते हैं? So that's force upon area. अच्छा बोलो strain कैसे लिखते हैं? So that's delta L upon L. और इस पूरी वायर का वॉल्यूम कितना है? So that's A into L. And if I look at so that A and L gets cancelled, so this amount of the energy which is getting stored is working out simply as equal to half into load into extension. And this gives me a very good visual. Visual of what? Suppose I'm plotting a graph over here between the load and the extension. That is the load and the extension. So what is the nature of the graph I'm going to get? Oh, I'm going to get a straight line, because I know that F is supposed to be as equal to K into delta L, which means that I'm going to get this as a straight line over here like this. Excellent. Now, what if I try to take the area under this particular graph?
Or if I take the area under this particular graph, that is half into base into height. So the height is a force and the base is a delta L. So I'm going to get exactly this particular expression. So even the graphical question can be handled from here. So let's walk with the question. तो हमारे पास एक क्वेश्चन है which is straight from the NCERT, and a question has been produced into kind of an objective format, keeping in view of the new formats of the paper. So two different types of the rubber are found to have the stress strain curve as shown. दो आपको कर्व्स दिख रहे हैं यहाँ पे, एक रबर ए से डिनोटेड है, एक रबर बी से डिनोटेड है, और ये जो कर्व्स आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली आपको हिस्टेरेसिस लूप बता रहे हैं इलास्टोमर्स के. यू कैन सी दैट ये आर लुकिंग लाइक इलास्टोमर्स, क्योंकि इनमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है और इनमें हिस्टेरेसिस है. बट इफ यू कंपेयर, सो वी आर एबल टू फाइंड कि जो अगर मैं पहला वाला मटेरियल देखूं रबर ए और दूसरा वाला मटेरियल देखो रबर बी, तो उनका हिस्टेरेसिस एरिया अगर मैं चेक करूं लूप का तो वो डिफरेंट है. सो आई कैन कंक्लूड फ्रॉम विजुअलाइजेशन दैट द हिस्टेरेसिस लूप एरिया of the B is more than the hysteresis loop area of A. ये मुझे समझ में आ रहा है. अच्छा, जो लूप एरिया होता है उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? दैट इज सपोज टू बी द एनर्जी विच इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड. इसका मतलब मुझे इससे ये एनालिसिस मिलता है कि एनर्जी विच इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द rubber B is going to be more than the energy which is going to be absorbed by the rubber A during the loading and unloading process. या मैं उसको बार बार स्ट्रेस दूंगा और फिर उसको अनलोड करूंगा in that process. So now look at the question which has been asked. It is asking that the first statement it is telling is to absorb the vibrations. मतलब जैसे फैक्ट्री में आपने रबर लगाते हो, रबर की पैडिंग्स करते हो, तो आपका मकसद क्या होता है कि जो वाइब्रेशंस है उनको एब्जॉर्ब करो. तो हमें रबर ए को प्रेफर करना चाहिए, वो ऐसा कह रहा है. तो मेरे को ये गलत लग रहा है. ये गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें लार्ज वाइब्रेशन जो है वो एब्जॉर्ब करनी चाहिए भाई. सो बट व्हाट इट इज शोइंग कि वो रबर ए को प्रेफर कर रहा है. तो रबर ए को प्रेफर करेगा तो वो तो कम एरिया कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बिकॉज एरिया उसका कम है. सो देयरफॉर इट इज नॉट अ गुड चॉइस, because to absorb the vibrations we should have large energy must be absorbed, which means that we should have a higher hysteresis loop area. तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर गया है, तो ये गलत है. राइट, तो रबर बी प्रेफर करना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट तो हो गई गलत है, फॉल्स हो गई ये स्टेटमेंट भाई. और अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को वॉच करें, फॉर मैन्युफैक्चरिंग द कार टायर, तो कार टायर बनाया क्यों बनाया भाई? रोड पे गाड़ी चलाने के लिए. सो देयर शुड बी लेस फ्रिक्शन, मतलब एनर्जी जो फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होगी वो कम एब्जॉर्ब होनी चाहिए. तो कम एब्जॉर्ब होनी चाहिए तो रबर ए यूज करना चाहिए. ये कह रहा है कि रबर बी यूज करो. सो फॉर एब्जॉर्बिंग लेस फ्रिक्शनल एनर्जी, ताकि वियर एंड टियर कम हो, सो वी शुड प्रेफर लेसर हिस्टेरेसिस लूप एरिया. सो उसके लिए भाई हमारी प्रेफरेंस जो थी वो रबर ए होना चाहिए था. तो ये बिल्कुल रिवर्स है. इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है. सो द डी स्टेटमेंट बिकम्स एब्सोल्युटली करेक्ट कि दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स आ रही है. मतलब रबर ए को यूज करना चाहिए फॉर द केस ऑफ द कार मैन्युफैक्चरिंग, और रबर बी को हमें यूज करना चाहिए फॉर द केस ऑफ द एब्जॉर्बिंग द वाइब्रेशंस ओवर देयर. Great, excellent. So that's what we have learned in the today's session. So our main content of the today's session was based upon to understand the difference between the variety of the materials, like the brittle material and the ductile materials on the base of the stress strain curve, and talk about the new kind of a material like elastomer, and then discuss about the hysteresis. And finally, we talked about the energy stored in a wire because of its extension, because of the load which is applied on it, because of the stress which is applied on it, जिसकी वजह से वो extend हुई. तो उसके अंदर उसकी इलास्टिसिटी को टेस्ट करा तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई. और हमने उसको चेक ऑन कैसे करा? दैट इज बाय एक्चुअली कंपेयरिंग इट विद अ स्प्रिंग बाय एन एनालॉगस बिहेवियर. और उस तरीके से हमें जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको भी यंग्स मॉड्यूलस से रिलेट करने का मौका मिला, वेयर द k वाज सपोज्ड टू बी इक्वल टू y into a upon l, and the energy stored per unit volume, that is the energy density. कोई हम मटेरियल लेंगे तो भाई उसकी जो इलास्टिसिटी है वो तो यूनिफॉर्म रहेगी ना पूरी वायर में.
इसका मतलब जब आप उस मटेरियल को स्ट्रेच करेंगे, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो उसमें एनर्जी आएगी, एनर्जी स्टोर होगी वेरियस पार्ट्स में, वो भी यूनिफॉर्म रहेगी. That energy density is supposed to be equal to half into stress into strain, and energy stored, that becomes half into stress into strain into volume. So that was today's content. Hope you enjoyed the session. Thanks for watching.